देखिए यहां पर है ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर। देखिए यहां पहला पैसेज 2020 का है। क्वेश्चन क्या है, नई दिल्ली भारत की राजधानी है। अब यहां पर नई दिल्ली भारत की राजधानी है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना बात किसके बारे में हो रही है, नई दिल्ली के बारे में, यानी कि आपको न्यू दिल्ली सबसे पहले लिखना है। तो न्यू दिल्ली ये हो गया सब्जेक्ट, है के लिए इज लगेगा, इज हो गया, है ना। अब भारत की राजधानी को बोलेंगे द कैपिटल ऑफ इंडिया, बस द कैपिटल ऑफ इंडिया। ऐसे सेक्शन में डिवाइड करके देखो। आगे कह रहे भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं, तो किसके बारे में बात हो रही है, भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो पहले राष्ट्रपति यानी कि द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्लियर है, बस ये हो गया सब्जेक्ट, ये पूरा द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब रहते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो लिव कहां, नई दिल्ली में, इन न्यू दिल्ली, बस हो गया। देखिए द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये हो गया सब्जेक्ट। अब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर दोनों अलग अलग हैं, भारत में अलग अलग हैं, एक इंसान नहीं, तो इसलिए क्या होगा, लिव, लिव से नहीं रहेगा, लिव और इन न्यू दिल्ली। समझ में आया। नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं। ठीक, अब यहां पर इसको दो तरीके से आप बना सकते हैं। बात किसके बारे में हो रही है, लाल किला और कुतुब मीनार की, वो भी नई दिल्ली में। अगर आप इस हिसाब से देख रहे हो तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, द रेड फोर्ट एंड द कुतुब मीनार इन न्यू दिल्ली। समझे, द रेड फोर्ट एंड द कुतुब मीनार इन न्यू दिल्ली। और यहां दो हो गया, दो मंजिल की बात होने लगी है ना। तो आर फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, आर पॉपुलर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, एक तो ये है। और दूसरा कि नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं, है ना। नई दिल्ली में प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें लाल किला और कुतुब मीनार है, ये भी। तो इस हिसाब से ये होगा न्यू दिल्ली हैज, मतलब नई दिल्ली के पास है, नई दिल्ली में है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, प्रसिद्ध इमारतें, है ना, प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें, लाइक रेड फोर्ट, जैसे द रेड फोर्ट एंड द कुतुब मीनार, रेड फोर्ट और कुतुब मीनार हैं। अब आप सोच रहे हो यार ये गलत है, नहीं गलत नहीं है, सही दोनों है, सेंस आना चाहिए। अगर एक सेंटेंस के अनुसार देखें तो भाई ज्यादा सेंस किससे आता है, द रेड फोर्ट एंड द कुतुब मीनार इन न्यू दिल्ली, ये हो गया सब्जेक्ट पूरा। फिर आर, है ना, आर फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। या दूसरा ये भी तरीका आप कर सकते हो, प्रगति मैदान और अप्पू घर यहाँ के आकर्षण हैं। अब क्या हो जाएगा, प्रगति मैदान और अप्पू घर, किसकी बात हो रही है, प्रगति मैदान और अप्पू घर की, तो इनको लिखो द प्रगति मैदान एंड अप्पू घर। ठीक, द प्रगति मैदान एंड अप्पू घर या एंड द अप्पू घर। अब दो हो गया, तो आर, है ना, द अट्रैक्शन, आर द अट्रैक्शंस ऑफ हियर या ऑफ न्यू दिल्ली, बस प्रगति मैदान एंड अप्पू घर आर द अट्रैक्शंस ऑफ न्यू दिल्ली। समझ में आया। देखिए यहां से आप एक बार सुनिए ध्यान से, ठीक है, उसके बाद में जाइए घर पर प्रैक्टिस करिए। देखिए यहां से आपको एक आइडिया लग रहा है कि कैसे करेंगे। सबसे पहले पहचानेंगे किसके बारे में बात हो रही है, फिर कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर मीनिंग लिखते हुए चलेंगे। अगला, राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, किसके बारे में बात हो रही है, राणा प्रताप, यानी कि सबसे पहले राणा प्रताप ये लिखेंगे, एक ही है तो यहां वाज लिखेंगे, फिर यहां मेवाड़ के राजा द किंग ऑफ मेवाड़, बस क्या हो गया, राणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़। समझ में आया। अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए, किसने, उन्होंने, यानी कि भले उन्होंने लगा है लेकिन एक ही इंसान की बात हो रही, तो ही होगा। पास्ट इंडिपेंडेंस है तो ही, कष्ट उठाना मतलब सफर, तो ही सफर्ड अ लॉट, ही सफर्ड अ लॉट,
यहां पर, या आप यहां पर दूसरा भी यूज कर सकते हैं, ही सफर्ड मोर, ठीक है, ये भी आप यूज कर सकते हैं, नहीं आ रहा है तो। वैसे अनेक या बहुत के लिए अलॉट या मेनी या मोर भी होता है, ठीक है। तो ही सफर्ड अ लॉट, उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। फिर के लिए फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम, तो फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज कंट्री, बस हो गया। या आप दूसरा तरीका ये भी, आप इसको पहले, इसकी इंग्लिश पहले बना दो। जब पहले लिखेंगे तो कॉमा के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे, जब पहले लिखेंगे तब क्या हो जाएगा, फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज कंट्री कॉमा ही सफर्ड अ लॉट। अब यहां पर क्या बना है, ही सफर्ड अ लॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज कंट्री। पहले करेंगे तब कॉमा लगाकर, बाद में करेंगे तब कॉमा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बताओ समझ में आया। अगला, अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया। किसने, अकबर की सेना ने। तो अकबर की सेना की इंग्लिश क्या हो जाएगी, अकबर्स आर्मीज, अकबर्स आर्मीज। हरा दिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, यानी डिफीटेड, अकबर्स आर्मी डिफीटेड हिम। और कहां पर, हल्दी घाटी के युद्ध में, तो इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो क्या हो जाएगा, अकबर्स आर्मी डिफीटेड, अकबर की सेना ने डिफीटेड मतलब हरा दिया, हिम मतलब उन्हें, इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी के युद्ध में। देखो आसान लगने लगा होगा, आपको आइडिया पता चल रहा है कैसे करना। फिर यहां पर, वे जंगलों में रहने लगे, कौन, वे। अब वे की इंग्लिश दे तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि सम्मान के लिए लगा है, तो यहां पर ही लिखेंगे, ही। अब लगा लगी लगे के लिए मैंने दो बताया था, स्टार्टेड के साथ आईएनजी या बिगिन के साथ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, ही स्टार्टेड लिविंग या ही बिगिन टू लिव, ही स्टार्टेड लिविंग या दूसरा ही बिगिन टू लिव इन फॉरेस्ट। बस यहां देखिए, ही स्टार्टेड लिविंग इन फॉरेस्ट, किंतु उन्होंने हार स्वीकार नहीं की। तो इसका क्या हो जाएगा, बट, किंतु उन्होंने हार स्वीकार नहीं की। अब यहां पर अगेन आप ही लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो एक अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। बट डिडंट एक्सेप्ट हिज डिफीट, मतलब अपनी हार स्वीकार नहीं की। अगर आप चाहो तो बट के साथ ही लिख भी सकते हो। बताओ समझ में आया, इस तरीके से हो गए। अगला देखिए, रामपाल एक क्रूर एवं अभिमानी नवयुवक है। किसके बारे में बात हो रही है, रामपाल। तो सबसे पहले लिखेंगे रामपाल को, रामपाल हो गया भैया। अब है मतलब इज, एक क्रूर मतलब क्रूएल, अभिमानी मतलब एरोगेंट। तो क्या हो जाएगा, रामपाल इज अ क्रूर, इज अ क्रूएल एंड एरोगेंट यंग मैन। बस हो गए। तो रामपाल इज अ क्रूएल मतलब क्रूर एंड एरोगेंट यंग मैन, और एक घमंडी नवयुवक है। अब यहां वह 18 वर्ष का हो चुका है, यानी कि वो 18 वर्ष का है, इसका सेंस आ रहा है, वो अभी 18 वर्ष का है। तो क्या हो जाएगा, ही मतलब वो, इज मतलब है, नाउ मतलब अब, वो इस समय है 18 ईयर्स ओल्ड, 18 साल का है। बोलो क्लियर है। आगे, वह अब तक हाई स्कूल की परीक्षा नहीं पास कर पाया है। तो क्या हो जाएगा, कौन, वह की बात हो रही, ही पास कर पाया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट, ही हैज नॉट येट। अच्छा, येट का मतलब अब तक होगा, ही हैज नॉट येट पास्ड, वो अभी तक नहीं पास कर पाया है द हाई स्कूल एग्जामिनेशन, हाई स्कूल की परीक्षा। क्लियर, समझे। अब दो तरीका है, जैसे मान लो अब तक की इंग्लिश नहीं पता, यहीं पर आप डब्बा बना दो, और डब्बा मतलब येट, इसे आपको याद, जैसे ओपन करते आपने डब्बा किया तुरंत समझ गए, अच्छा अब तक की इंग्लिश येट है, पास्ट। फिर आगे क्या है, अधिकांश लोग उसे नापसंद करते हैं। अधिकांश लोग की बात हो रही है, तो अधिकांश लोग की इंग्लिश क्या होगी, मोस्ट पीपल, है ना, प्लूरल है। तो नापसंद करना मतलब डिसलाइक, या आप ये बोल सकते हैं डू नॉट लाइक, ठीक है, डू नॉट लाइक, और हिम मतलब उसे, हो गया। अगला देखिए यहां 2020 का, प्रयागराज एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है। किसकी बात हो रही है, प्रयागराज की। तो प्रयागराज इज आ, प्राचीन की इंग्लिश एंशियंट, ना समझ में ओल्ड तो आप लिख ही सकते हो, बस ओल्ड लिखने के पहले एन, एंशियंट लिखने के पहले भी एन लिखना।
तो प्रयागराज इज एन एंशियंट हिस्टोरिकल सिटी। हो गया, समझ में आया? प्रयागराज इज एन एंशियंट हिस्टोरिकल सिटी। प्रयागराज एक ऐतिहासिक, एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है। इसका एक गौरवशाली इतिहास है। इसका मतलब प्रयागराज के पास अपना एक इतिहास है। प्रयागराज कोई लड़का तो है नहीं, लड़की तो है नहीं, तो मतलब क्या आएगा? इट आएगा। इट हैज मतलब इसके पास है। अ ग्लोरियस, ग्लोरियस का मतलब बहुत ही शानदार, गौरवशाली। हिस्ट्री मतलब इतिहास। इसके पास एक अपना जो है शानदार इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है ना। आगे यहां गंगा और यमुना का संगम है, तो यहां हो गया हियर, और है के लिए इज। हियर इज द, अब संगम, संगम को बोलेंगे कॉन्फ्लुएंस। हियर इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना, तो हियर इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड द यमुना। अब मान लो कुछ चीज आप फंस रहे हो, जैसे कॉन्फ्लुएंस मतलब होता है, क्या होता है? संगम। तो भाई ये मीनिंग प्रैक्टिस करने के दौरान नहीं याद करोगे तो कब याद करोगे? मुझे ये बता दो। जैसे आपको संगम नहीं पता है तो आप याद करो ना, इसको ज्यादा हाईलाइटेड कर दो, इससे आपको पता रहेगा। अच्छा, संगम की इंग्लिश होती है कॉन्फ्लुएंस होती है। वैसे मैं पढ़ा दे रहा हूं, यहां तो हाईलाइटेड हो ही जा रहा है। यहां उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, तो क्या है? उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय, यानी कि हाई कोर्ट ऑफ यूपी इज हियर, या इज सिचुएटेड हियर, यहां बसा हुआ है। तो द हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का। इज मतलब है, सिचुएटेड मतलब बसा हुआ है या स्थित है, हियर मतलब यहां पर। हो गया, समझ में आया? अगला यहां पर देखिए, नेक्स्ट आप देखिए, वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है। अब बताओ भैया, वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है, किसकी बात हो रही है? वर्षा ऋतु की। तो वर्षा ऋतु की इंग्लिश हो गई रेनी सीजन। वर्षा ऋतु की इंग्लिश क्या होगी? रेनी सीजन। अब है या होती है के लिए इज, इज अच्छी होती है, यानी कि बेटर, ज्यादा अच्छी होती है देन कंपैरिजन में ऑल सीजन, यानी कि बाकी सभी ऋतुओं की तुलना में वर्षा ऋतु क्या होती है? अच्छी होती है। सबसे अच्छी नहीं दिया गया, अगर यहां सबसे अच्छी होती तब यहां द बेस्ट कर देते। क्लियर? तो क्या हो गया? रेनी सीजन इज बेटर देन ऑल सीजन्स। चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? हरियाली। तो हरियाली की इंग्लिश ग्रीनरी, है ना। और इज सीन, ग्रीनरी दिखाई देती है। और ऑल अराउंड का मतलब चारों ओर, ऑल अराउंड मीन्स क्या हो जाएगा? चारों ओर। यह कृषि, सॉरी, यह ऋतु कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसकी बात हो रही है? यह ऋतु, यानी कि दिस सीजन। पहले क्या लिखेंगे? दिस सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। तो बनाओ दिस सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। समझ में आया? इतना क्लियर है? वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर है। कौन कौन है? वर्षा और वन। वर्षा मतलब रेन, एंड और मतलब एंड, वन मतलब फॉरेस्ट। तो रेन एंड फॉरेस्ट। अब हैं दो हो गए, तो आर एक दूसरे पर निर्भर, यानी कि इंटर डिपेंडेंट। एक दूसरे पर निर्भर को क्या बोलेंगे? इंटर डिपेंडेंट। बस हो गई। जैसे आंख और प्रकाश एक दूसरे पर निर्भर है, तो आई एंड लाइट्स, आई एंड लाइट्स आर इंटरडिपेंडेंट। इसी तरह वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर है, तो क्या हो जाएगा? रेन एंड फॉरेस्ट आर इंटरडिपेंडेंट। समझ में आया? हमारा देश तेजी से उन्नत कर रहा है। कौन उन्नत कर रहा है? यानी कि सब्जेक्ट ये है हमारा देश, आवर कंट्री। सिमिलर है ना, एक ही देश की बात हो रही है, हमारे देश की। तो इज हो गया। उन्नत करना, ग्रोथ करना, ग्रो करना, यानी कि ग्रोइंग। तेजी से की इंग्लिश रैपिडली। हो गया। तो आवर कंट्री इज ग्रोइंग रैपिडली। हमारा देश तेजी से क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। समझ पाए इतना? यह एक प्रगतिशील देश है, तो यह की इंग्लिश इट, क्योंकि देश मेल फीमेल तो है नहीं, तो क्या होगा? इट। और इज आ प्रगतिशील देश का मतलब प्रोग्रेसिव कंट्री या डेवलपिंग कंट्री, है ना। प्रगतिशील देश का मतलब प्रोग्रेसिव कंट्री या जो है डेवलपिंग कंट्री। तो क्या हो जाएगा? इट इज अ डेवलपिंग। आगे यहां पर देखिए, नेक्स्ट यहां पर है, ये समझे। इट इज अ डेवलपिंग कंट्री मतलब यह एक प्रगतिशील देश है।
फिर आगे क्या है, जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं। क्या समस्याएं हैं? जनसंख्या और बढ़ती कीमतें। तो जनसंख्या के लिए हो गया द पॉपुलेशन, और बढ़ती कीमतों के लिए द राइजिंग प्राइस। जनसंख्या के लिए द पॉपुलेशन और बढ़ती कीमतों के लिए राइजिंग प्राइसेस आर, और यहां बड़ी समस्याएं हैं तो आर बिग प्रॉब्लम्स, आर बिग प्रॉब्लम्स। तो हो गया द पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या एंड द राइजिंग प्राइसेस, और ये बढ़ती कीमतें, बढ़ती कीमतें राइजिंग प्राइसेस आर है, और यहां बिट नहीं बिग, बिग प्रॉब्लम्स आर बिग प्रॉब्लम्स, बड़ी समस्याएं हैं। यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें तो यदि की इंग्लिश क्या होगी? इफ, और हम की इंग्लिश बी, और नियंत्रित करना मतलब कंट्रोल इन्हें मतलब इट। इफ बी कंट्रोल इट या इफ बी कंट्रोल देम, अगर इन सब पर ढेर सारा हो गया देम हो जाएगा। तो इफ यदि बी मतलब हम, कंट्रोल मतलब नियंत्रित कर लें, देम मतलब इन सभी चीजों पर, तब क्या होगा? तो हमारा देश महान बन सकता है। तो देन, वैसे ग्रामर के हिसाब से देन नहीं लगता है, कॉमा लगता है, लेकिन यहां ट्रांसलेशन में आप कर सकते हो। देन हमारा देश महान बन सकता है। कौन? हमारा देश, आवर कंट्री। सकता है के लिए कैन, बनना की इंग्लिश बिकम ग्रेट, देन आवर कंट्री कैन बिकम ग्रेट, तब हमारा देश महान बन सकता है। बताइए, ये समझ में आया? ये 2020 के मैंने 6 सेट सॉल्व करवाया। आई होप आप लोग को समझ में ये आया होगा कि कैसे करना है। अब कल का होमवर्क आप लोग का क्या है? 2020 का ये पूरा 6 प्रैक्टिस करके आना है, और 6 में से मैं कोई एक पैसेज दूंगा, 6 में से कोई एक पैसेज दूंगा एज अ टेस्ट, और टेस्ट का रिजल्ट मैं लाइव दिखाऊंगा। इतना समझ लेना। ओके, थैंक यू।